देखिए, मोटरयान अधिनियम 1988 का अध्याय 2 शुरू करेंगे हम आज से। इसमें धारा 3 है चालन अनुज्ञप्ति, ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित है। धारा 3 सेक्शन 3 है चालन अनुज्ञप्ति। चालन अनुज्ञप्ति की आवश्यकता। इंपॉर्टेंट धारा है। धारा याद रखना है, आपको पूछा जाता है कि चालन अनुज्ञप्ति या ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित धारा कौन सी है। तो धारा 3 जो है आपकी चालन अनुज्ञप्ति या ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित है। इसमें देखिए पहले 2 ही क्लॉज हैं। पहला क्लॉज क्या कहता है इसका? पहला क्लॉज कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में मोटर यान तभी चलाएगा जब उसके पास यान चलाने के लिए उसे प्राधिकृत करते हुए उसके नाम में दी गई प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति है। और कोई भी व्यक्ति ऐसे मोटर टैक्सी या मोटरसाइकिल से भिन्न जिसे उसने अपने उपयोग के लिए भाड़े पर लिया है या धारा 75 की उपधारा 2 के अधीन बनाई गई किसी स्कीम के अधीन किराए पर लिया है, परिवहन यान को इस प्रकार तभी चलाएगा जब उसकी चालन अनुज्ञप्ति उसे विनिर्दिष्ट रूप से ऐसा करने का हकदार बनाती है। तो सिंपल सी बात लिखी है कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक मार्ग पर कोई भी वाहन, कैसे मार्ग पर? सार्वजनिक मार्ग पर, सार्वजनिक मार्ग पर ऐसा कोई भी वाहन तब चलाएगा जब उसके नाम से कुल मिला के लाइसेंस इशू किया गया हो, अन्यथा वो सार्वजनिक मार्ग पर कोई वाहन आदि नहीं चलाएगा। बस इतना ही आपको याद रखना है और बाकी कुछ इसमें याद नहीं रखना है। दूसरा कहता है वे शर्तें जिनके अधीन उपधारा 1 ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो मोटरयान चलाना सीख रहा है, ऐसी होंगी जो केंद्र सरकार द्वारा विहित की जाए। दूसरा ये कह रहा है कि जो मोटरयान चलाना सीख रहा है उस पर ये जो धाराएं की बातें हैं, सीख रहा है उस पर लागू नहीं होगी। जैसे आप सीखते हैं ना, आपने जानते हैं कि आपने ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन ले रखा, आप गाड़ी चलाना, कार चलाना जो भी सीखते हैं, तो उसके मामले में जो लाइसेंस वाली बात लागू नहीं होगी। जो केंद्र सरकार ने जैसे भी नियम बनाए हैं, छूट दे रखी है, तो जो लोग सीख रहे हैं उनके ऊपर ये बात लागू नहीं होगी। तो बस इतना याद रखना है कि चालन अनुज्ञप्ति से संबंधित धारा कौन सी है? धारा 3 है। बस इतना ही क्वेश्चन आएगा इसमें से। और ये पूछा जाएगा कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक मार्ग पर बगैर अनुज्ञप्ति के वाहन नहीं चला सकता। किस धारा में बताया गया है? धारा 3 में कहा गया है। ठीक है, इतना ही याद रखना है इसमें। अब देखिए सेक्शन जो है इसका 4 देखिए, और ये भी ध्यान रखिए कि जो सीख रहे होते हैं उन पर ये वो धारा जो है लागू नहीं होगी। दूसरा क्लॉज कहता है वे शर्तें जिनके अधीन उपधारा 1 के अधीन ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो मोटरयान चलाना सीख रहा है। तो जो सीख रहे हैं उन पर ये धारा लागू नहीं होती। चौथा कहता है मोटरयान चलाने के संबंध में आयु सीमा। ये भी पूछा जाता है, आयु सीमा। बस इतना याद रखें, आयु सीमा। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन की आयु सीमा से संबंधित धारा कौन सी है या किसमें आयु सीमा का निर्धारण किया है। मोटरयान चलाने के लिए कोई आयु सीमा तय की गई है, किस धारा में तय की गई है? धारा 4 में। तो इस तरीके से आपको इसको भी याद रखना है। ये कहता है इसका पहला, ये कहता है कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम आयु का है किसी सार्वजनिक स्थान में मोटरयान नहीं चलाएगा। ये पहला कहता है। कितने वर्ष से कम है? 18 वर्ष से कम का कोई व्यक्ति है जो सार्वजनिक मार्ग तो सार्वजनिक ही होगा, सार्वजनिक मार्ग पर क्या नहीं चलाएगा? मोटरयान नहीं चलाएगा। तो कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष से जो भी कम व्यक्ति उम्र का व्यक्ति है उसके लिए एज है, कह रहा है कि 18 वर्ष से कम आयु का है तो वो मोटरयान सार्वजनिक स्थान पर नहीं चलाएगा। ठीक है, परंतु जुड़ा है इसमें, परंतु कोई व्यक्ति 16 वर्ष से कम आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात किसी सार्वजनिक स्थान में 50 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिल चला सकेगा। अधिक लिखा, अनधिक होगा वैसे। ठीक है, तो ये कह रहा है, ये तो हो गया 18 साल की एज की बात हो गई। दूसरा ये कह रहा है कि 16 सा, परंतु कहता है कि परंतु जो कोई व्यक्ति कितने साल का हो? 16 वर्ष का, 16 वर्ष का। बस आपको इतना लिखना है 50 सीसी। वो 50 सीसी इंजन की क्षमता होती है, 50 सीसी, 100 सीसी, 150 सीसी, 200, 250, अब तो 500 सीसी, 1000 सीसी की गाड़ियां आ रही हैं। तो उसके बारे में कह रहा है कि जो कोई व्यक्ति है
क्या कर सकता है, जो 50 सीसी की जो गाड़ी है वो 16 वर्ष 50 अगर 16 वर्ष का है तो कितने सीसी की गाड़ी चला सकता है, 50 सीसी की। ये भी आपको याद रखना है, ये भी पूछी जा सकती है कि 16 वर्ष का अगर आयु का है तो उसे उसे कितनी सीसी तक की जो वाहन है उसका लाइसेंस इशू किया जा सकता है, 16 सीसी तक की गाड़ी का उसे लाइसेंस इशू किया जा सकता है अलग से, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। तो दोनों या एज याद रखना कि 18 साल से कम का है तो सार्वजनिक स्थान पर वाहन नहीं चलाएगा, और अगर 16 वर्ष का है तो वो कितने सीसी तक की गाड़ी चला सकता है, 50 सीसी तक के इंजन की गाड़ी चला सकता है। दूसरा इसमें कहता है धारा 18 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई भी व्यक्ति जो 20 वर्ष से कम आयु का है किसी सार्वजनिक स्थान में परिवहन यान नहीं चलाएगा। तो ये 18 धारा जो अपन आगे पढ़ेंगे उसके बारे में कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति, बस आपको तो एज याद रखना है कि 20 वर्ष का है, कैसा वाहन, परिवहन, 20 वर्ष से कम आयु का है, सार्वजनिक स्थान पर, स्थान सार्वजनिक पर परिवहन परिवहन का मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन वाले सिस्टम होते हैं जैसे बसें वगैरह हैं, वो उन वाली गाड़ियों के लिए कह रहा है। उनके लिए एज कितनी है, सॉरी 2 वर्ष लिखे, 20 वर्ष। उनके लिए आयु कितनी है, 20 वर्ष। नॉर्मल वे में कितनी आयु है, 18 वर्ष। आप जानते ही होंगे 18 वर्ष के बाद ही आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनता है। और अगर उससे पहले चलाना चाहते हो तो आपने देखा होगा छोटी मोटी जो पहले आती थी ना लूना वगैरह, आजकल तो आती नहीं, तो 50 सीसी की जो होती थी वो 16 साल तक के जो बच्चे होते तो वो भी चला सकते हैं, है ना। और 20 साल के जो परिवहन वाले वाहन होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन वाले वाहन होते हैं, उसके लिए एज कितनी है, उसके लिए एज है 20 वर्ष। ठीक है, तो 20 वर्ष की आयु वाला अगर कोई व्यक्ति है, उससे कम आयु वाला कोई व्यक्ति है तो सार्वजनिक स्थान पर परिवहन को वाले जो वाहन है उनको नहीं चला सकता। तो ये भी धारा मोस्ट इंपोर्टेंट धारा बनती है आपकी, ये चौथी धारा, तीसरी चौथी धारा आपको बिल्कुल याद करके रखना है। एज, खासकर एज याद रखना है बस। तीसरा इसमें क्लॉज कहता है कोई शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति या चालन अनुज्ञप्ति उस वर्ग के जिसके लिए उसे आवेदन किया है किसी यान को चलाने के लिए किसी व्यक्ति को तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि वह इस धारा के अधीन उस वर्ग के यान को चलाने का पात्र नहीं हो। तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति पात्र नहीं है, जिस वर्ग में भी उसने अनुज्ञप्ति मांगी है उसके लिए वो पात्र नहीं हो, जैसे मान लो उसने परिवहन के लिए अगर अनुज्ञप्ति मांगी है तो वो 20 वर्ष का आयु होना चाहिए उसकी, है ना, तब उसको दी जाएगी। अगर मान लीजिए उसने नॉर्मली बाइक वगैरह या गाड़ी वगैरह चलाने के लिए लाइसेंस मांगा है तो उसकी आयु 18 साल से ऊपर की होना चाहिए, या 18 साल या उससे ऊपर की होना चाहिए। और मान लो 50 सीसी की है तो 16 साल या उससे ऊपर की आयु होनी चाहिए, तब उसको इस तरीके के लाइसेंस प्रदान किए जाएंगे। तो आपको याद रखने वाली बात है 18 साल, 16 साल और 20 साल, ये 3 एजें आपको याद रखना है कि 3 एजें हैं जो दी गई हैं वो काय काय के लिए दी गई हैं। तो 18, 16 या कह लीजिए 16, 18 और 20, ये 3 एजें जो हैं आपको इसमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन भी याद रखना है कि आयु से संबंधित धारा कौन सी, धारा 40, सॉरी 4, धारा सेक्शन 4 जो है काय से संबंधित है, आयु से संबंधित है। और लाइसेंस से संबंधित धारा कौन सी है, धारा 3, ये आपको याद रखना है। धारा 3 लाइसेंस से संबंधित है और धारा 4 जो है एज से संबंधित है या आयु से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है दोनों धाराएं, याद रखना इसको आपको। अब देखिए आगे 5 यहीं लिख लेते हैं, सेक्शन 5। सेक्शन 5 कहता है धारा 3 और 4 के उल्लंघन के लिए मोटर यानों के स्वामियों का उत्तरदायित्व। ये कह रहा है मोटर यानों के, जब अब नया जोड़ा है कि स्वामी जो है उसके, धारा जो ऊपर अपन पढ़ रहे हैं 3 और 4 के उल्लंघन में किनका दायित्व, स्वामी, स्वामी का दायित्व। किसके उल्लंघन में, धारा 3 और 4 के। अगर कोई उल्लंघन करता है कोई व्यक्ति तो जो गाड़ी का मालिक है, ओनर है, उसका क्या दायित्व होगा। ये कहता है ये मोटर यान का कोई भी स्वामी या भार साधक व्यक्ति ऐसे किसी व्यक्ति से जो धारा 3 या 4 के उपबंधों की पूर्ति नहीं करता है, ना तो यान चलवाएगा ना उसे चलाने की अनुज्ञा देगा। तो ये कंडीशन दी है कि जो भी गाड़ी का मालिक है, अगर किसी व्यक्ति ने ये चालन अनुज्ञप्ति मतलब बगैर लाइसेंस ही, उस पर लाइसेंस नहीं है या फिर वो कम एज का है, ठीक है, दो बातें हैं, या तो लाइसेंस नहीं है ना, लाइसेंस नहीं है, किसी व्यक्ति के पास लाइसेंस नहीं है, या कम आयु का है। कम इसीलिए लिखा है कि 3 एज है ना, कम आयु का है, जैसी भी स्थिति हो, तो जिस प्रकार की भी स्थिति हो, तो कम आयु का है अगर वो, तो उसको क्या नहीं देगा, अपना वाहन चलाने के लिए नहीं देगा। ये जिम्मेदारी सौंपी है जो भी गाड़ी का मालिक है उसके लिए।
कि अगर कोई व्यक्ति लाइसेंस होल्डर नहीं है या मान लो उस पर लाइसेंस नहीं है या उसकी एज कम है, जैसी भी स्थिति हो कि 16 साल से कम का, 18 साल से कम का, 20 साल से कम का, जैसा भी उसके पास वाहन हो उसके हिसाब से, अगर उसकी आयु कम है तो वो उसको वाहन चलाने के लिए नहीं देगा। मान लीजिए जो परिवहन का मालिक है, किसी ऐसा कोई ट्रांसपोर्टेशन वाला साधन है जिसका ये मालिक है, तो उसकी एज 20 साल से कम का है तो उसको चलाने के लिए नहीं देगा, है ना। नॉर्मल वाहन है तो 18 साल से कम आयु का कोई व्यक्ति उसे चलाने के लिए नहीं देगा। और अगर 50 सीसी की गाड़ी है उसे तो 16 साल से कोई कम उम्र का है तो उसको चलाने के लिए नहीं देगा। तो ये दोनों कंडीशन उस पर लगाई गई है, जो स्वामी है उसके ऊपर, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए सेक्शन छठवा। छठवा कहता है चालन अनुज्ञप्ति धारण करने पर निर्बंधन, शर्तें हैं ये, ठीक है। ये क्या है? शर्तें। बस इतना याद रखें। धारा 6 में क्या है? शर्तें। एक शब्द याद रखेंगे कि धारा 6 काय से संबंधित है? शर्तों से संबंधित है। निर्बंधन मतलब शर्तें हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं उस पे कुछ, रिस्ट्रिक्शंस शर्तें हैं कुछ। क्या शर्तें हैं? देखिए पहला इसमें कहता है कोई भी व्यक्ति उस समय के दौरान जब वह तत्समय प्रबद्ध कोई चालन अनुज्ञप्ति धारण करता है, शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति या धारा 18 के उपबंधों के अनुसार दी गई चालन अनुज्ञप्ति के सिवाय या ऐसे दस्तावेज के सिवाय जिसमें उसमें विनिर्दिष्ट व्यक्ति जो धारा 139 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार मोटर यान चलाने के लिए प्राधिकृत किया गया कोई अन्य चालन अनुज्ञप्ति धारण नहीं करेगा। ये क्या कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति उस समय उस दौरान जब वो तत्समय प्रबद्ध कोई चालन अनुज्ञप्ति धारण करता है, मतलब उसके पास कोई चालन अनुज्ञप्ति है यानी ड्राइविंग लाइसेंस अगर उसके पास कोई व्यक्ति के पास है, उसके सिवाय या ऐसी दस्तावेज के सिवाय जिसमें उस कहा गया दस्तावेज के सिवाय जिसमें उसने उसमें विनिर्दिष्ट व्यक्ति जो धारा 139 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार कोई मोटर यान चलाने के लिए प्राधिकृत किया गया है कोई अन्य चालन अनुज्ञप्ति धारण नहीं करेगा। मतलब एक समय पे एक ही तरीके का जो भी लाइसेंस है उसका जो ड्राइविंग लाइसेंस वो धारण करता है, उसके अलावा वो कोई अन्य जो है अनुज्ञप्ति वगैरह जो भी है चालन अनुज्ञप्ति वगैरह है वो धारण नहीं करेगा। तो एक समय में कुल मिला के जिस कुल या मान लीजिए कि जिस वाहन के लिए चलाने के लिए उसको लाइसेंस दिया गया है वो उसी वाहन को चलाने के लिए लाइसेंस धारण करेगा और अन्य किसी के लिए नहीं, या कह लीजिए जो जिसके लिए उसे वाहन चलाने के लिए अनुज्ञप्ति दी गई है वो केवल वही अनुज्ञप्ति धारण करेगा, उसके अलावा दूसरी नहीं धारण करेगा। दूसरा कहता है इसका जो अनुज्ञप्ति धारण करता उसी के अनुसार। बस इतना याद रखें कि जो अनुज्ञप्ति धारण करता है वो। दूसरा कहता है चालन अनुज्ञप्ति या शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति का धारक अन्य किसी व्यक्ति को उसका उपयोग करने की अनुज्ञा नहीं देगा। मतलब आपकी अगर क्या कहते हैं लाइसेंस है तो केवल आप ही उसका इस्तेमाल करेंगे, ऐसा नहीं कि आपके लाइसेंस पे कोई दूसरा गाड़ी चलाए, है ना। तो ये कह रहा है आपके लाइसेंस पे क्या करेंगे? आप ही चलाएंगे, आप ही। अगर आपकी गाड़ी है और आपके नाम लाइसेंस है तो उस लाइसेंस का इस्तेमाल केवल आप करोगे, कोई दूसरा नहीं कर सकता। आपके नाम है तो वो इसका मतलब ये है कि उसका इस्तेमाल आप ही कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने दे दिया तेरे पे लाइसेंस नहीं है तू ले जा मेरा और तू चला, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तीसरा कहता है इस यान की कोई बात धारा 9 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट अधिकारिता वाले अनुज्ञापन प्राधिकारी को उस वर्ग के यानों में जिनको चलाने के लिए चालन अनुज्ञप्ति उसके धारक को प्राधिकृत करती अन्य वर्ग के यानों को जोड़ने से निवारित नहीं करेगी। ये कह रहा है कि जो अनुज्ञापन प्राधिकारी होता है जो लाइसेंस इशू करता है वो उस व्यक्ति को, जैसे एक अनुज्ञप्ति है उसमें कई वर्ग होते हैं ना, जैसे अपन ने यहाँ देखा 18, 20 और 16 ये कई वर्ग हैं, तो इन वर्गों को वो उस लाइसेंस में जोड़ सकता है। क्योंकि मान लीजिए कि नॉर्मल आपकी ये वाली भी परिवहन वाला भी है उसमें आपका नॉर्मल भी है, तो इस तरीके से अगर वो जोड़ना चाहे अनुज्ञापन प्राधिकारी अगर आपने मांगा है, आप जानते ही वाहनों के बनता है एक हल्का मोटर वाहन का बनता है, दो पहिया का भी बनता है कि दो पहिया केवल दो पहिया का गाड़ी का लाइसेंस बनता है, आप जानते हो नॉर्मली में। उसके बाद आप जानते हो कि हल्का मोटर वाहन का बनता है ना। उसके बाद भारी का बनता है, उसके बाद और भी भारी का बनता है। तो इस तरीके से कैटेगरी बटी रहती है, आपने आरटीओ में देखा होगा। तो वो उसी के बारे में कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति को लाइसेंस है तो जो अनुज्ञापन प्राधिकारी है उसमें उस कैटेगरी को शामिल कर सकता है कि कोई व्यक्ति एक से अधिक वाहन चला सकता है। तो उस जो अनुज्ञापन प्राधिकारी है वो अनुमति दे सकता है, अनुज्ञा दे सकता है, उसको ये धारा रोकेगी नहीं। और पहला क्लॉज कह रहा है कि जिस तरीके की अनुज्ञप्ति आपको दी गई है या जिस तरीके की करते हैं
केवल उसी तरीके का वाहन आपके द्वारा चलाया जाएगा, दूसरे आप नहीं चला सकते। 7वां देखिए क्या कहता है, यहाँ देख लीजिए। 7वां देखिए क्या कहता है। 7वां कहता है कुछ यानों के लिए शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति के दिए जाने पर निर्बंधन। जिस शिक्षार्थी की वाले में बात कह रहा है, शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति का मतलब होता है लर्निंग वाले, लर्निंग जो लाइसेंस होते हैं उसके लिए कह रहा है कि शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति या लर्निंग लाइसेंस शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति के लिए शर्तें। तो ये शर्तें, ये भी शर्तें हैं, ये काय के लिए शर्तें हैं, ये शर्तें नॉर्मल लाइसेंस के लिए थी 6 में, और 7 में काय के लिए, लर्निंग जो लाइसेंस होता है या शिक्षार्थी जो अनुज्ञप्ति होती है उसके लिए शर्तें दी गई हैं 7 में। तो दोनों में शर्तों से संबंधित है, 6वां भी शर्तों से संबंधित और 7वां भी शर्तों से संबंधित। 6वां नॉर्मल शर्तों से संबंधित है लाइसेंस के बारे में, और 7वां जो आपका लर्निंग लाइसेंस होता है उसकी शर्तों के संबंध में संबंधित है। देखिए ये क्या कहता है, इसका पहला कहता है किसी भी व्यक्ति को परिवहन यान चलाने के लिए शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि उसने हल्का मोटर यान चलाने के लिए कम से कम 1 वर्ष तक चालन अनुज्ञप्ति धारण नहीं की हो। ये कह रहा है हल्का मोटर यान, या हल्का मोटर यान, हल्का मोटर यान कितने वर्ष तक के, इसने लिखा है किसी व्यक्ति को परिवहन चलाने के लिए, किसी व्यक्ति को परिवहन यान, कैसा परिवहन यान, ये परिवहन यान के बारे में कह रहा है। कमर्शियल यान की अब आप पे नॉर्मल अनुज्ञप्ति थी, अब आप चाहते हैं कि आपका जो लाइसेंस है कमर्शियल बन जाए, है ना, कमर्शियल बनाना चाहते हैं, आप ट्रक वगैरह चलाना चाहते हैं मान लो, उसका आपको लाइसेंस बनाना है। आपके पास पहले नॉर्मल लाइसेंस होना चाहिए, मतलब कार वगैरह चलाने का लाइसेंस होना चाहिए, वो भी उसको कितने साल तक धारण किया हो आपने, 1 वर्ष तक। ये कह रहा है किसी भी व्यक्ति को परिवहन यान चलाने के लिए शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि उसने हल्का मोटर यान चलाने में कम से कम 1 वर्ष तक चालन अनुज्ञप्ति, तो 1 वर्ष तक की कितना क्या होना चाहिए, चालन अनुज्ञप्ति, चालन अनुज्ञप्ति। इसको सीधा सीधा ये समझिए कि आप जो है आप ट्रक का लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, आप चलाना चाहते हैं ट्रक, लेकिन उस ट्रक के लाइसेंस बनवाने के लिए आपको चाहिए कि कम से कम आपके पास 1 साल तक का लाइसेंस रहा हो, कार वगैरह चलाने का, 4 व्हीलर कह लीजिए, कोई भी 4 व्हीलर का आपके पास कम से कम 1 साल तक का लाइसेंस रहा हो। उसके बाद फिर आप परिवहन बनवा सकते हैं, डायरेक्ट आप परिवहन लाइसेंस नहीं बनवा सकते। उसके लिए पहले आपको हल्का वाहन वगैरह जो होते हैं ना, 4 व्हीलर जो छोटी वगैरह गाड़ी वगैरह होती है, उसका लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। उसके बाद फिर आप बाहरी वाहन के लिए क्या कर सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं। तो ये पहली शर्त है काय के लिए, परिवहन वाहन बनाने के लिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे कि नॉर्मल जब आप परिवहन वाहन बनवाते हैं तो उसके लिए कम से कम आपको 1 साल का लाइसेंस होना चाहिए, हल्के वाहनों का। हल्के वाहन जो 4 व्हीलर होते हैं हल्के वाहनों में ही आते हैं, है ना, उसमें भी फिर 4 व्हीलरों में भी कई कैटेगरी होती है। तो हल्के वाहन के रूप में आपके पास एक वाहन का लाइसेंस होना चाहिए, उसके बाद आपको क्या है फिर परिवहन वाला जो लाइसेंस है वो इशू किया जाएगा। ये तो आप जानते हैं लर्निंग, शुरू में लर्निंग ही इशू किया जाता है, इसीलिए लिखा है शिक्षार्थी दिया जाएगा। परंतु लिखा है इसमें, परंतु उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात ई गाड़ी ई रिक्शा को लागू नहीं हुई, ये भी इंपॉर्टेंट है। ई गाड़ी और ई रिक्शा के लिए ये शर्त आवश्यक नहीं है। क्या कह रहा है, ई रिक्शा, ई रिक्शा कह लो या ई गाड़ी कह लो, है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक रिक्शे वगैरह होते हैं उनके लिए ये 1 साल वाली बात इसमें लागू नहीं, क्योंकि वो भी कमर्शियल ही यूज होते हैं ना, तो उनके लिए ये 1 साल वाली बात यहाँ लागू नहीं है। अगर कोई ई रिक्शा के लिए लाइसेंस मांगता है तो ये 1 साल की जो शर्त है वो ई रिक्शा के मामले में लागू नहीं होगी। ठीक, दूसरा कहता है 18 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को बिना गियर वाली मोटरसाइकिल चलाने की शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति की वांछा करने वाले व्यक्ति की देखरेख करने वाले व्यक्ति की लिखित सहमति के बिना नहीं दी जाएगी। ये कह रहा है कि भाई 18 साल से कम आयु के किसी व्यक्ति को बिना गियर वाली मोटरसाइकिल चलाने की अनुमति, ये भी पूछा जाता है कैसी मोटरसाइकिल, बिना गियर वाली, गियर वाली। अब इसमें मोटरसाइकिल लिखा है तो मोटरसाइकिल आप कहोगे बिना गियर की कहाँ आती है,
वो जो स्कूटी वगैरह होती है वो भी मोटरसाइकिल की परिभाषा में आती है ना। तो बिना गियर वाली मोटरसाइकिल जो 18 वर्ष से कम आयु का कोई 18 वर्ष से जो इसमें लिखा है 18 वर्ष से कम आयु, 18 वर्ष से कम आयु, 18 वर्ष से ऊपर का है तो लाइसेंस बन ही जाएगा। जो 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति हैं उनको बगैर जो गियर वाली गाड़ियों की जो है मोटरसाइकिल की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन किसकी अनुमति से दी जाएगी? उसकी देखरेख करने वाले व्यक्ति की अनुमति। ये भी इंपॉर्टेंट शब्द है, ध्यान रखना, देख रेख, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, देखरेख करने वाली। अब इसलिए बन सकता है कि शब्द आया है देखरेख, ना तो माता पिता शब्द आया ना संरक्षक शब्द आया है, जो भी उसकी देखरेख कर रहा है वो व्यक्ति की अनुमति है ना, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ संरक्षक और माता पिता शब्द नहीं आया है, इसीलिए ध्यान में रखने वाली बात है कि 18 साल से कम आयु के व्यक्ति जो है उसको बगैर गियर की गाड़ी की लाइसेंस तो इशू किया जा सकता है, लेकिन कौन की अनुमति से? जो भी उसकी देखरेख करता है व्यक्ति की, बच्चे की, जो भी बालक है उसकी देखरेख करता है, उसकी अनुमति से जो है उससे लाइसेंस इशू किया जाएगा। यहाँ संरक्षक शब्द नहीं आया, यहाँ माता पिता शब्द नहीं आया, इसीलिए मैंने कहा कि इसको आप देख के रखना है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन को डाल देते हैं और परीक्षा में वो ऐसे ही क्वेश्चन डाल देते हैं, वहां आपको एक ऑप्शन दे देंगे माता पिता, संरक्षक, देखरेख करने वाला व्यक्ति, उपरोक्त सभी सही है ना। तो मोस्टली लोग लगाए आएंगे उपरोक्त सभी सही है, लेकिन उपरोक्त सभी सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां उपरोक्त सभी शब्द यहाँ आया नहीं है। यहाँ तो केवल इतना आया है कि जो देखरेख कर रहा है वो व्यक्ति ही क्या कर सकता है, उसकी उसी की अनुमति से ही उसे क्या है बगैर लाइसेंस, वो बगैर जो है गियर वाली गाड़ी चलाने की अनुमति दे सकते हैं। तो देखरेख करने वाले की लिखित सहमति से, मौखिक तो होगी ही नहीं, लिखित है ना, तो उसकी लिखित सहमति से, लिखित सहमति से क्या दी जा सकती है? बगैर जो गियर वाली गाड़ी है उसे चलाने की अनुमति दी जा सकती है। तो इसीलिए आपने कहा है इसको ध्यान में रखें। अब देखिए सेक्शन जो है आपका 8, शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति का दिया जाना। ये भी इंपॉर्टेंट, सारे सेक्शन अभी तक इंपॉर्टेंट ही चल रहे हैं आपके। अभी तो दोनों में शर्तें हो गई, आप क्रम से अगर याद रखोगे तो ध्यान रहेगा। देखिए ये लाइसेंस के लिए हो गया आपका चालन, ये आपका क्या है आयु सीमा हो गई 4 में, और ये आपका क्या होगा स्वामी का दायित्व हो गया, जो व्हीकल का स्वामी होता है उसका, ऑनर का। उसके बाद 6 और 7 में शर्तें हो गई, 6वें में नॉर्मल शर्तें हो गई, और 7वें में आपकी जो है लर्निंग लाइसेंस है उसके लिए शर्तें होंगी। इसके अलावा आप 8 कहता है शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति का दिया जाना। 8 में क्या है? शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति का दिया जाना। तो देखिए 3 और 8 याद रखेंगे है ना, ये नॉर्मल लाइसेंस दिया जा रहा है और यहाँ क्या दिया जा रहा है? लर्निंग लाइसेंस। तो 3 और 8 इनको एक साथ ऐसे याद रखना, 3 8। 3 8 क्या है? अनुज्ञप्ति, लाइसेंस। 3 8 अनुज्ञप्ति या लाइसेंस, ठीक है। 3 8 में लाइसेंस है, पहले नॉर्मल लाइसेंस फिर उसके बाद शिक्षार्थी लाइसेंस के बारे में कह रहा है, ठीक है, लर्निंग लाइसेंस के बारे में कह रहा है। तो ये याद रखना 3 8 में लाइसेंस है, अनुज्ञप्ति है, दोनों में अनुज्ञप्ति है, 3 और 8 में अनुज्ञप्ति। इसमें चालन अनुज्ञप्ति है और इसमें शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति। देखिए इसमें पहला क्लॉज क्या कहता है? पहला क्लॉज कहता है कि कोई व्यक्ति जो धारा 4 के अधीन मोटरयान चलाने के लिए निरत नहीं है, मतलब अयोग्य नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति जो मोटरयान चलाने के लिए अयोग्य नहीं है और जो उस समय चालन अनुज्ञप्ति धारण करने या अभिप्राप्त करने के लिए निरत नहीं है, धारा 7 के उपबंधों के अधीन रहते हुए शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति दिए जाने के लिए राज्य के किसी अनुज्ञापन प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है। तो ये क्या कह रहा है? शिक्षार्थी अगर कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं है तो धारा 7 की शर्तों के अधीन रहते हुए वो क्या कर सकता है? चालन जो क्या कहते हैं शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति दिए जाने के लिए राज्य के किसी अनुज्ञापन प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है। ये भी याद रखना है आपको, कहाँ कर सकता है आवेदन? राज्य के किसी अनुज्ञापन प्राधिकारी को। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इस पे भी कहीं याद रखना कि वो जो कोई व्यक्ति जो मतलब सक्षम है, किसी भी प्रकार की उसमें अयोग्यता नहीं है, निर्योग्यता नहीं है, जब वो लाइसेंस मांग रहा है उस समय
तो वो आवेदन कहाँ करेगा, क्वेश्चन ये बनेगा। एक तो क्वेश्चन सेक्शन से बनेगा, दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि वो आवेदन कहाँ करेगा। तो याद रखना, राज्य के किसी अनुज्ञापन प्राधिकारी को, जो अनुज्ञप्ति देने के लिए प्राधिकृत हो, वो कोई भी अनुज्ञापन प्राधिकारी हो सकता है। तो यहाँ पद नहीं खोला है, केवल इतना लिखा है अनुज्ञापन प्राधिकारी, जो भी अनुज्ञप्ति देने के लिए राज्य सरकार ने प्राधिकृत कर रखा हो, उस अधिकारी के समक्ष ये क्या करेगा, आवेदन। तो यहाँ पूछा जा सकता है राज्य के अनुज्ञापन प्राधिकारी, केंद्र के अनुज्ञापन प्राधिकारी, आरटीओ लिख दें, है ना, कि आरटीओ के यहाँ आवेदन करेगा। वो बात सही है कि आरटीओ देता है, नॉर्मली आरटीओ ही होता है अनुज्ञापन प्राधिकारी, लेकिन यहाँ वो जो शब्द अपना बैरक में लिखा है, उन्हें वही सही लगाना है। तो कौन कौन किसके यहाँ देगा वो आवेदन, राज्य के अनुज्ञापन प्राधिकारी के लिए। तो इसको भी आपको इंपॉर्टेंट तरीके से क्या करना है, इसको याद रखना है कि राज्य का जो अनुज्ञापन प्राधिकारी है उसके समक्ष आवेदन देगा। यहाँ आरटीओ शब्द नहीं आया, यहाँ केंद्र शब्द नहीं आया, है ना। तो इन छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना है। वो अनुज्ञापन प्राधिकारी के समक्ष आवेदन देगा, और अनुज्ञापन प्राधिकारी भी कहाँ का, राज्य का। तो यहाँ आरटीओ शब्द नहीं आया। तो अब नॉर्मली सब जानते हैं कि आरटीओ से बनता है लाइसेंस, है ना, आरटीओ ही जो होता है अनुज्ञापन प्राधिकारी होता है। लेकिन फिर भी यहाँ आप आरटीओ नहीं लगाएंगे, आंसर आएगा तो आप क्या लगाएंगे, जो राज्य का अनुज्ञापन प्राधिकारी है उसके समक्ष आपको आवेदन करना पड़ेगा। तो जो शब्द आया है उसीलिए इसको भी इंपॉर्टेंट करके आप याद रखेंगे, है ना, टिक करके कि आवेदन कहाँ दिया जाएगा। या पूछ सकते हैं कि शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन देने से संबंधित धारा है, धारा कौन सी है, धारा 8 है, ठीक। पहला कह रहा है जिसमें वह व्यक्ति मामूली, तो अब ये कह रहा है कि आवेदन कहाँ दिया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इस पे भी बन सकता है कि आप आवेदन कहाँ कर सकते हैं। पहला तो बन गया कि आवेदन किसको दिया जाएगा, एक तो सेक्शन का बन गया, दूसरा ये बन गया आपका कि आवेदन आप किस अधिकारी को देंगे, है ना। तीसरा क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि आवेदन किस जगह दिया जाएगा। पहला कहता है जिसमें वह मामूली तौर पर निवास करता है या कारोबार करता है। पहला क्या कहता है, निवास या कारोबार। दो शब्द याद रखें कि जहां वो निवास करता है या फिर कारोबार करता है कोई व्यक्ति, वहां वो आवेदन कर सकता है। दूसरा कहता है जिसमें धारा 12 में निर्दिष्ट वह विद्यालय या स्थापन स्थित है जहां वह मोटरयान चलाना सीखना चाहता है। दूसरा कहता है मोटरयान चलाना सीखता है कोई विद्यालय, जो इनका ट्रेनिंग सेंटर होते हैं ना, जहां वो चलाना सीखता है, मोटरयान चलाना मोटरयान चलाना सीखता है। तो दो तीन जगह है जहां वो आवेदन कर सकता है। एक तो जहां वो रहता है, दूसरा जहां वो कारोबार करता है, तीसरा जहां वो मोटरयान चलाना सीखता है। कोई भी ट्रेनिंग स्कूल है जहां वो मोटरयान चलाना सीख रहा है, वहां पर वो क्या कर सकता है, उस जगह के वो जो है अनुज्ञापन प्राधिकारी है, राज्य का जो अनुज्ञापन प्राधिकारी है, वहां वो आवेदन कर सकता है। तो ये दो चीजें ये भी इंपॉर्टेंट है कि आवेदन किस किस जगह किया जा सकता है। निवास स्थान पर किया जा सकता है जहां वो रहता है, जहां वो कारोबार करता है वहां किया जा सकता है। इसके अलावा जहां वो मोटरयान चलाना सीख रहा है वगैरह, जो भी स्कूल होगा, ट्रेनिंग स्कूल होगा, जो धारा 12 के अधीन अपन पढ़ेंगे, ट्रेनिंग स्कूल भी बनाए हैं इनके लिए, तो उस जगह पर ये क्या कर सकता है, अपना लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है। अब देखिए, तो दोनों इंपॉर्टेंट हो गए। अब दूसरा इसका, ये तो पहला रोमन में है। अब दूसरा पॉइंट देखिए इसका। दूसरा कहता है उपधारा 1 के अधीन प्रत्येक आवेदन ऐसे प्रारूप, ये तो कॉमन सी बातें हैं, इसको पढ़ लेते हैं। उपधारा 1 के अधीन प्रत्येक आवेदन ऐसे प्रारूप में होगा और उसके साथ ऐसे दस्तावेज होंगे, ऐसी फीस सहित और ऐसी रीति में जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक साधन भी हैं जो केंद्र सरकार द्वारा विहित किए जाए। तो ये कह रहा है, ये तो आप जानते हैं एक प्रोफार्मा होता है किसी भी आवेदन करने का, तो वो प्रोफार्मे में आपको आवेदन करना पड़ेगा। जो भी आवश्यक डॉक्यूमेंट दस्तावेज वगैरह आपसे मांगे जाते हैं, जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, स्कूल की मार्कशीट वगैरह, तो जो भी आवश्यक दस्तावेज वगैरह मांगे जाते हैं वो उसके साथ आपको लगाने पड़ेंगे। इसके अलावा जो कोई शुल्क भी होता है, ऐसा तो है नहीं कि आवेदन करेंगे आप तो मुफ्त में करेंगे, तो उसका क्या होता है, कुछ शुल्क होता है, शुल्क निश्चित रहता है, तो वो शुल्क भी आपको उसके साथ देना पड़ेगा। और कैसा, सब केंद्र सरकार ने जैसा केंद्र सरकार ने निश्चित किया हो। तो ये तो कॉमन है, इस पे क्वेश्चन नहीं बनेगा, है ना, ये तो आपको याद रखना चाहिए। तीसरा कहता है उपधारा 1 के अधीन परिवहन यान चलाने के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ चिकित्सा प्रमाण पत्र ऐसे प्रारूप में संलग्न होगा जो केंद्र सरकार द्वारा विहित किया जाए और उस पर ऐसे रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जिसे राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे। ये दूसरी, ये क्या कह रहा है, ये कौन सी अनुज्ञप्ति की बात कह रहा है, परिवहन यान चलाने के लिए प्रत्येक आवेदन, ये परिवहन के लिए कह रहा है।
ये कह रहा है कि परिवहन यान के लिए आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट कह लीजिए, एक फिटनेस सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा, वो भी डॉक्टर के द्वारा बनाया हुआ। डॉक्टर उसका आपका एक फिटनेस सर्टिफिकेट देगा, जैसी केंद्र सरकार ने शर्तें निश्चित की हो उसके अनुसार। और डॉक्टर किसने निश्चित किया होगा? डॉक्टर जो कि राज्य का विषय है, तो राज्य सरकार ने जिस भी डॉक्टर को, जो भी अथॉरिटी होगी डॉक्टरों की, उनको प्राधिकृत कर रखा हो, उसके द्वारा आपको कुल मिला के एक मेडिकल सर्टिफिकेट लिख लीजिए, मेडिकल, एक मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक है, तो एक मेडिकल सर्टिफिकेट आपको उसके साथ, कौन से वाहनों के संग? परिवहन वाले वाहनों के संग। जो कमर्शियल अगर आप व्हीकल का लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो आपको एक डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी उसके साथ लगाना पड़ेगा। और डॉक्टर कौन होगा? जो भी राज्य सरकार ने प्राधिकृत कर रखा हो ऐसा डॉक्टर होगा। शर्तें कौन होगी? जो केंद्र सरकार निश्चित करेगी। शर्तें केंद्र सरकार निश्चित करेगी, और जो डॉक्टर वगैरह होगा जो राज्य सरकार ने प्राधिकृत कर रखे हो ऐसे डॉक्टर के हस्ताक्षर सहित, है ना। स्वाभाविक सी बात है, जब वो आपको सर्टिफिकेट बना के देगा, आपके सर्टिफिकेट इस बात का होगा कि भैया आप बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, आप वाहन चला सकते हैं, कमर्शियल वाहन चला सकते हैं। उसके लिए मेडिकल की आवश्यकता इसलिए जोड़ी गई है क्योंकि ये काफी अभी परिवहन वाले वाहन है, मान लो किसी को ट्रक चलाना है, अब वो रात दिन चलाता है बेचारा, तो उस तरीके की उसकी मेडिकल परिस्थिति होना चाहिए, मतलब वो शारीरिक रूप से सक्षम होना चाहिए कि हाँ भैया ये चला सकता है। घर के वाहन चलाना अलग बात होता है, आप 24 घंटे तो चलाते नहीं, थोड़ा बहुत चलाते हैं, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू चलाते हैं, है ना, रात रात भर चलाते हैं। तो इसीलिए उसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत है। आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा डॉक्टर के हस्ताक्षर सहित। तो ये याद रखेंगे कि जो परिवहन वाहन है उसके लिए आपको एक फिटनेस सर्टिफिकेट कह लीजिए या मेडिकल सर्टिफिकेट कह लीजिए, वो आपको देना पड़ेगा। अब देखिए चौथा इसका, चौथा क्या कहता है? चौथा कहता है यदि आवेदन से या उपधारा 3 में निर्दिष्ट चिकित्सा प्रमाण पत्र से यह प्रतीत होता है कि आवेदक किसी ऐसे रोग या निशक्तता से ग्रस्त है जिसने निशक्तता से ग्रस्त है जिससे उसके द्वारा उस वर्ग के मोटर यान का चलाया जाना, एक मिनट, एक मिनट, देखिए ये क्या कह रहा है, कहां पे थे अपन? हाँ, जो चौथा कह रहा है यदि आवेदक से यह उपधारा 3 में निर्दिष्ट चिकित्सकीय प्रमाण पत्र से यह प्रतीत होता है कि आवेदक किसी ऐसे रोग या निशक्तता से ग्रस्त है जिससे उसके द्वारा उस वर्ग के मोटरयान का चलाया जाना, जिससे चलाने के लिए उस शिक्षार्थी चालक अनुज्ञप्ति द्वारा जिसके लिए आवेदक किया गया है शिक्षार्थी प्राधिकृत हो जाएगा, जनता या यात्रियों के लिए खतरनाक हो सकता है, तो अनुज्ञापन प्राधिकारी शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति देने से इनकार कर सकता है। कुल मिला के जो मेडिकल लाइसेंस को, मेडिकल सर्टिफिकेट जो डॉक्टर ने दिया है उस पे ऐसे लगता है कि कोई निशक्तता से ग्रस्त है। तो ये वाला भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि अगर कोई व्यक्ति किसी निशक्तता से ग्रस्त है या कोई शारीरिक बीमारी वगैरह से ग्रस्त है, तो जो है अनुज्ञापन प्राधिकारी है वो क्या कर सकता है, अनुज्ञप्ति देने से इनकार कर सकता है, मना कर सकता है। तो ये वाला पॉइंट भी आपको इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन बन सकता है कि कुछ जो अनुज्ञापन प्राधिकारी किन आधारों पर अनुज्ञप्ति देने से मना कर सकता है, तो कौन से आधार है? एक तो शारीरिक निशक्तता है, या कोई बीमारी से ग्रस्त है, इस तरीके की कोई बीमारी से ग्रस्त है कि वो अगर कोई वाहन चलाता है तो वो आम जनता के लिए खतरनाक वगैरह हो सकता है, तो वो क्या कर सकता है, अनुज्ञप्ति देने से मना कर सकता है। पांचवा देखिए इसमें पांचवा क्या कहता है? पांचवा कहता है किसी भी आवेदक को कोई शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि वह ऐसी शर्तों को पूरा नहीं करता है जो केंद्र सरकार द्वारा विहित की जाए। अनुज्ञापन प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप से ऐसे परीक्षण में उत्तीर्ण नहीं किया जाए। देखिए ये क्या कह रहा है कि किसी भी आवेदक को शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि वह ऐसी शर्तों को पूरा नहीं करता, मतलब जो भी शर्तें कंडीशन वगैरह हैं वो शर्तें अगर पूरी नहीं करता कोई व्यक्ति तो उसको अनुज्ञप्ति नहीं दी जाएगी। साथ ही साथ उसका अनुज्ञापन प्राधिकारी का उसमें परीक्षण में वो उत्तीर्ण नहीं हो जाता, जो भी परीक्षण उसका किया जाता है, चलाने का वाहन का इनका देखा जाता है, पहले नॉर्मली भी देखा जाता है, अब आजकल चला बला के दिखवाते हैं थोड़ा बहुत गाड़ी, उसके बाद क्या करते हैं, जब आप वो परीक्षा पास कर लेते हैं, मतलब गाड़ी ठीक से चला लेते हैं उसकी नजर में, तब वो आपको अनुज्ञप्ति प्रदान करेगा, अन्यथा नहीं। देखिए छठवा, देखिए जिसमें 8 पॉइंट है। छठवा कहता है जब समुचित प्राधिकारी को उचित रूप से आवेदन कर दिया गया है और आवेदक
ने ऐसे प्राधिकारी का उपधारा 3 के अधीन अपनी शारीरिक असमर्थता के बारे में समाधान कर दिया है और उपधारा 5 में निर्दिष्ट परीक्षण अनुज्ञापन प्राधिकारी के समाधान प्रतिरूप में उत्तीर्ण कर लिया है, तो अनुज्ञापन प्राधिकारी धारा 7 के उपबंधों के अधीन रहते हुए आवेदक को शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति देगा जब तक कि आवेदक मोटरयान चलाने के लिए धारा 4 के अधीन निरत ना हो या मोटरयान चलाने के लिए कोई चालन अनुज्ञप्ति धारण या अभिप्राप्त करने के लिए तत्समय निरत ना हो। ये कह रहा है कुल मिला के जब उसने सारे टेस्ट वगैरह प्राप्त कर लिए हैं, मतलब पास कर लिए हैं किसी व्यक्ति ने, या सारी जो भी योग्यता है वो पास करता है, या धारा 4 के अधीन वो अयोग्य नहीं, मतलब उसकी आयु भी हो चुकी है, तो वो क्या कर सकता है, फिर जो अनुज्ञापन प्राधिकारी है उसको अनुज्ञप्ति धारण करने के लिए आवेदन कर सकता है और जो अनुज्ञापन प्राधिकारी है उसको अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकता है। बस इसमें कोई खास नहीं है, परंतु लिखा है परंतु यह और कि अनुज्ञापन प्राधिकारी शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति इलेक्ट्रॉनिक रूप में और ऐसे रीति में जारी कर सकेगा जो केंद्र सरकार द्वारा विहित की जाए। तो कह रहा है कि अनुज्ञप्ति कैसे जारी की जा सकती है, जैसी भी रीति विहित की जाए, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भी जारी की जा सकती है, नॉर्मली भी की जा सकती है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट वगैरह में भी जो है अनुज्ञप्ति लाइसेंस वगैरह जो है जारी किया जा सकता है। 7वां देखिए इसका क्या कहता है, इसमें जगह नहीं बची, चलिए यहीं लिख लीजिए अभी। 7वां कहता है जहां केंद्र सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक समीचीन है, वहां वह इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा साधारणतः या तो आत्यंतिक रूप से या ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो नियमों में निर्दिष्ट की जाए किसी भी वर्ग के व्यक्तियों को उपधारा 3 या उपधारा 5 अथवा दोनों के उपबंधों से छूट दे सकती। तो ये केंद्र सरकार की ऊपर है, केंद्र सरकार अगर चाहे किसी व्यक्ति को छूट देना तो वो केंद्र सरकार किसी भी व्यक्ति को किसी भी शर्तों से, जो भी शर्तें वगैरह हैं उनसे क्या दे सकती है, छूट दे सकती है। धारा 3 और धारा 5 की शर्तों से छूट दे सकती। धारा 3 में क्या पढ़ा था आपने, धारा 3 में ये पढ़ा था कि आवेदन के साथ चिकित्सक का प्रमाण पत्र वगैरह है, तो केंद्र सरकार चाहे तो उससे छूट वगैरह दे सकती है। और दूसरा अन्य कोई शर्तें हैं जो धारा 5 में लिखा था कि केंद्र सरकार शर्तें लगा सकती है, तो वो भी शर्तें हैं। तो कुल मिला के केंद्र सरकार चाहे तो किसी भी शर्त से किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकती है, छूट दे सकती। तो ये भी कोई खास नहीं है, छूट कौन देगा, केंद्र सरकार देगी, है ना, राज्य का काम नहीं है, तो छूट कौन देगा, केंद्र सरकार दे सकता है। तो शर्तों से छूट कौन दे सकता है, केंद्र सरकार दे सकता है। 8वां याद रखें, मोटरसाइकिल चलाने के लिए इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व प्रवत कोई शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति ऐसे प्रारंभ के पश्चात गियर वाली या बिना गियर वाली किसी मोटरसाइकिल के चलाने के लिए प्रभावी समझी जाएगी। ये कह रहा है कि जब अधिनियम लागू हुआ था उससे पहले से अगर कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल को चलाने के लिए कोई अनुज्ञप्ति वगैरह धारण करता था, गियर वाली हो या बगैर गियर वाली हो, तो वो इस अधिनियम के तहत जारी की गई अनुज्ञप्ति ही समझी जाएगी। तो ये भी कोई खास नहीं कि अगर कोई पहले से कौन थे, लेकिन केवल मोटरसाइकिल के बारे में कह रहा है। ये नियम काय के नाम बारे में लागू हुआ, केवल मोटरसाइकिल के बारे में कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति इस अधिनियम के लागू होने से, चाहे गियर वाली मोटरसाइकिल हो चाहे बगैर गियर वाली मोटरसाइकिल हो, पहले से वो कोई अनुज्ञप्ति वगैरह धारण करता था, तो वो इस अधिनियम या कह लीजिए इस धारा के अधीन जारी की गई अनुज्ञप्ति ही समझी जाएगी। ठीक है, ये आपका हो गया 8। देखिए अब देखिए 9 कहता है चालन अनुज्ञप्ति का दिया जाना। जी काय का दिया जाना, चालन अनुज्ञप्ति का। चालन अनुज्ञप्ति नौ भी याद रखेंगे, ये 9 भी चालन अनुज्ञप्ति किस में दी जाएगी, 9 में। ये कहता है पहला इसका देखिए, पहला कहता है कोई भी व्यक्ति जो उस समय चालन अनुज्ञप्ति धारण करने या अभिप्राप्त करने के लिए निरत नहीं है, मतलब अयोग्य नहीं है, अगर कोई व्यक्ति चालन अनुज्ञप्ति धारण करने के लिए, उसको चालन अनुज्ञप्ति दिए जाने के लिए राज्य के किसी अनुज्ञापन प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा। तो ये तो सेम जो बात अपन पहले पढ़ चुके हैं, राज्य का कोई अनुज्ञापन प्राधिकारी है, जो भी अनुज्ञापन प्राधिकारी है उसको आवेदन किया जा सकता है अगर कोई व्यक्ति क्या है, अयोग्य नहीं है किसी
वाहन को चलाने के लिए, तो वो कहाँ आवेदन कर सकता है? राज्य के किसी अनुज्ञापन प्राधिकारी। तो इसको इसीलिए नहीं लिख रहे कि पहले अपन देख चुके हैं। तो कहाँ आवेदन किया जाएगा? जो भी राज्य का अनुज्ञापन प्राधिकारी है, सक्षम प्राधिकारी है, उसके पास आपको आवेदन करना पड़ेगा। अब वो वही सेम वो बात यहाँ जो अपन पहले पढ़ चुके वो यहाँ है कि कहाँ कहाँ आवेदन कर सकता है? जिसमें वह व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है या कारोबार करता है, या जिसने धारा 12 में निर्दिष्ट वह विद्यालय स्थापन स्थित है जहाँ मोटर यान चलाना वो सीख रहा है, जहाँ मोटर यान चलाना वो सीख रहा है या सीख चुका है, तो वहां भी आवेदन कर सकता है। तो आवेदन कहाँ कहाँ कर सकते हैं? जहाँ वो रहता है, या जहाँ वो कारोबार करता है, या जहाँ वो वाहन चलाना सीख रहा है या सीख चुका है, उस स्थान पर वो क्या कर सकता है? आवेदन कर सकता है। दूसरा देखिए, इसका दूसरा क्या कहता है, एक मिनट, इसमें भी काफी सेक्शन दे रखे हैं, सेम वही है, लेकिन दूसरा देखिए, दूसरा क्या कहता है, उपधारा 1 के अधीन प्रत्येक आवेदन ऐसे प्रारूप में होगा और उसके साथ ऐसी फीस और ऐसी दस्तावेज सरकार द्वारा विहित किए जाए। तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। बस ये क्या कह रहा है कि जब आप आवेदन करते हैं तो उसके साथ उतनी ही फीस, मतलब जो फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट में आपको देना पड़ेगा, जो भी शुल्क वगैरह और जो भी आवश्यक दस्तावेज वगैरह हैं जो उसके साथ आपको लगाने। तीसरा देखिए क्या कहता है, तीसरा कहती है यदि आवेदक ऐसे परीक्षण में उत्तीर्ण हो जाता है जो केंद्र सरकार द्वारा विहित किया जाए तो उसे चालन अनुवृत्ति दी जाएगी। अब ये कह रहा है उसके लिए परीक्षण, मतलब जो भी परीक्षा सरकार ने निश्चित कर रखी हो उसकी ड्राइविंग लाइसेंस देने के लिए, तो कह रहा है जो परीक्षा अगर कोई व्यक्ति पास कर लेता है तो फिर उसको लाइसेंस इशू कर दिया जाएगा। एक छोटी मोटी सी परीक्षा लेते हैं, परीक्षा मतलब गाड़ी वगैरह चलवा के देखते हैं आपसे कहाँ से कि आप सही तरीके से चला पाते हैं कि नहीं चला पाते हैं। अगर वो परीक्षा आप पास कर लेते हैं तो आपको क्या कर दिया जाएगा? लाइसेंस इशू कर दिया जाएगा। परंतु लिखा है, परंतु ऐसा परीक्षण वहां आवश्यक नहीं होगा जहां आवेदक यह दर्शित करने के लिए सबूत प्रस्तुत कर देता है। ये कह रहा है कि किन कंडीशन में जो परीक्षण आवश्यक नहीं होगा, परीक्षण आवश्यक नहीं होगा। तो नीचे कुछ कंडीशन लिखी है जहां आपके परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। पहला लिखा है इसमें, ए में 1 लिखा है, ए में पहला लिखा है कि आवेदक के पास ऐसे वर्ग के यानों को चलाने के लिए पहले से ही अनुज्ञप्ति थी और उस अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख तथा ऐसे आवेदन की तारीख के बीच की अवधि 5 वर्ष से अधिक नहीं है। तो ये कह रहा है कि पहले से भी वो उसी तरीके का कोई वाहन वगैरह है जो चलाने की अनुज्ञप्ति धारण करता था, या कह लीजिए उसका जो समय अवधि होती लाइसेंस खत्म हो गई है, अब वो दोबारा से आवेदन कर रहा है। लेकिन ये कह रहा है कि आवेदक के पास ऐसे वर्ग या यान को चलाने के लिए पहले भी अनुज्ञप्ति थी और उस अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख तथा ऐसे आवेदन की तारीख, तो समाप्ति और उसके आवेदन की तारीख के बीच में कितना समय नहीं होना चाहिए? 5 वर्ष इसमें लिखा है। अगर वो साबित करे तारीख के बीच की अवधि में 5 वर्ष से अधिक का नहीं है। 5 वर्ष के भीतर कुल मिला के उसने अगर आवेदन करा है, जब उसका जो लाइसेंस था समाप्त हो जाए, क्योंकि लाइसेंस की अवधि होती है, तो वो अवधि समाप्त होने के पहले भी लाइसेंस धारण करता था, लेकिन अब समाप्त हो गया, तो समाप्ति के बाद और जब आवेदन करा उसके बीच में 5 वर्ष का समय है, मतलब 5 वर्ष के बीच में अगर आवेदन करता है, दोबारा से आवेदन कर रहा है कुल मिला के, तो 5 वर्ष के भीतर वो दोबारा से अगर आवेदन करता है तो फिर उसे इस तरीके की जो परीक्षा वगैरह है वो देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, आवेदक के पास ऐसे वर्ग के यानों को चलाने के लिए धारा 18 के अधीन दी गई चालन अनुज्ञप्ति है या पहले भी थी, या फिर वो धारा 18 के अधीन क्या करता है, कोई चालन अनुज्ञप्ति उसके पास है, पहले चालन कोई अनुज्ञप्ति वगैरह वो धारण करता है, तो भी उसको क्या है, कोई धारा 18 के अधीन, तो भी उसे कोई जो परीक्षा वगैरह है वो पास करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा कहता है, आवेदक के पास भारत के बाहर किसी देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसे वर्ग के यान को चलाने के लिए इस शर्त के अधीन दी गई चालन अनुज्ञप्ति है कि आवेदक धारा 8 की उपधारा 3 के उपबंधों का पालन करता है, या कोई दूसरे देश की कोई अनुज्ञप्ति जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा हो, कुल मिला के उसके द्वारा जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जो अनुज्ञप्ति है, ऐसी कोई अनुज्ञप्ति वगैरह वो धारण करता है, तो फिर उसे परीक्षा वगैरह पास करने की आवश्यकता नहीं है। तो तीन ही चीजें आई हैं, एक तो 5 वर्ष के भीतर उसने आवेदन किया हो, दूसरा कोई अन्य अनुज्ञप्ति धारण करता हो, तीसरा ये मान लीजिए कि किसी अन्य देश की वो अनुज्ञप्ति धारण करता हो, तो ऐसे व्यक्ति को फिर वो परीक्षा वगैरह पास करने की आवश्यकता नहीं है। इसका बी कहता है, देखिए, आवेदक ऐसी किसी निःशक्तता से ग्रस्त नहीं है जिससे उसके द्वारा यान का चलाया जाना जनता के लिए खतरनाक हो सकता है और अनुज्ञापन प्राधिकारी उस प्रयोजनों के लिए आवेदक से उसी प्रारूप और उसी रीति से जो धारा 8 की उपधारा 3 में निर्दिष्ट है एक चिकित्सकीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।
ये कह रहा है कि आवेदक वगैरह जो है किसी भी प्रकार की कुल मिला के निरोगता वगैरह से ग्रस्त नहीं है, ना ही उसका स्वास्थ्य इस तरीके का है कि वो दूसरों को कोई घातक नुकसान वगैरह पहुंचा सकता है। तो इसमें लिखा है अनुज्ञापन प्राधिकारी प्रयोजन के लिए आवेदक उसी प्रारूप में उसी रीति से धारा 8 की उपधारा 3 में निर्दिष्ट चिकित्सकीय प्रमाण पत्र की अपेक्षा कर सके। तो कुल मिला के वो स्वस्थ वगैरह, ऐसा कोई उसको रोग वगैरह नहीं है, ऐसी कोई उसकी स्थिति नहीं है कि वो लोगों को खतरा वगैरह हो जिसके लिए जो अनुज्ञापन प्राधिकारी है उससे मेडिकल वगैरह मांग सके। तो इस तरीके की स्थिति में भी उससे कोई परीक्षा वगैरह जो है नहीं ली जाएगी अगर प्रमाण पत्र वगैरह जो भी है पेश कर देता है तो। परंतु लिखा है परंतु यह और कि किसी रूपांतरित यान को चलाने के लिए किसी आवेदक को चालन अनुज्ञप्ति जारी की जा सकेगी यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि वह ऐसे मोटर यान को चलाने के लिए उपयुक्त। रूपांतरित यान का मतलब है कस्टमाइज्ड जो यान होते हैं उनके लिए अलग से अनुज्ञप्ति दी जा सकती है अगर अनुज्ञापन प्राधिकारी को लगता है कि ये इस तरीके का वाहन जो मॉडिफाई जो वाहन है ये चला सकता है और चलाने के लिए ये व्यक्ति क्या है सक्षम है, तो उस मॉडिफाई जो वाहन है उसको चलाने के लिए भी अनुज्ञप्ति दी जा सकती है। तो मॉडिफाई वाहन के लिए भी अनुज्ञप्ति कहाँ है, इसी 9 में है, 9 के परंतु में दी है। उसके लिए भी क्या दी जा सकती है, अनुज्ञप्ति आदि दी जा सकती है। चौथा देखिए क्या कहता है, चौथा कहता है जहां आवेदन किसी परिवहन यान को चलाने की अनुज्ञप्ति के लिए है वहां किसी आवेदक को तब तक प्राधिकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके पास धारा 12 में निर्दिष्ट किसी विद्यालय या स्थापन द्वारा दिया गया कोई चालन प्रमाण पत्र ना हो। ये कह रहा है कि जब परिवहन के बारे में अनुज्ञप्ति के बारे में कह रहा है कि उसके पास परिवहन अनुज्ञप्ति उसको तभी दी जाएगी या तभी प्राधिकृत की जाएगी जब तक कि उसे विद्यालय निर्दिष्ट किसी विद्यालय या स्थापन द्वारा दिए गए चालन अनुप्रमाण, मतलब एक चालन का प्रमाण पत्र होगा जो विद्यालय ने बनाए उससे एक चालन का प्रमाण पत्र इसको प्राप्त किया जाएगा। तब प्रमाण पत्र होने के बाद ही उसे जो परिवहन वाली जो है अनुज्ञप्ति दी जाएगी, अन्यथा नहीं। पांचवा देखिए, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है इसलिए पांचवा देख लीजिए। पांचवा कहता है जहां आवेदक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सकता वहां उस 7 दिन की अवधि के पश्चात परीक्षण पुनः देने की अनुज्ञा दी जाएगी। ये कह रहा है कि कोई कंडीशन ऐसी वगैरह हो जाती है कि कोई व्यक्ति अगर परीक्षा नहीं दे पाता है तो 7 दिन के बाद दोबारा से उसकी याद रखें कितने दिन बाद दी जाएगी, 7 दिन बाद। 7 दिन बाद कुल मिला के एक मौका और दिया जाएगा कि भैया 7 दिन बाद आप दोबारा से परीक्षा दे सकते हैं। तो 7 दिन बाद उसकी परीक्षा दी जा सकती। परंतु भी है इसमें, परंतु जहां आवेदक 3 बार परीक्षण देने में के पश्चात भी उसे उत्तीर्ण नहीं कर सकता है तो वह ऐसे अंतिम परीक्षण की तारीख से 60 दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व ऐसा परीक्षण पुनः देने के लिए अर्हित नहीं होगा और ऐसे आवेदन से धारा 12 के अधीन किसी स्कूल या स्थापन से उपचारात्मक चालन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करने की अपेक्षा होगी। ये कह रहा है भैया 7 दिन बाद का मौका दिया है, उसके बाद इसको कितने मौके मिलेंगे, इसमें 3 बार मौके दिए जाएंगे, 3 बार। और अगर ये तीनों बार में पास नहीं होता है तो फिर उस कम से कम ये 60 दिन के बाद, मतलब 60 दिन तक ये दोबारा 60 दिन तक लिखेंगे, 60 दिन तक ये क्या नहीं कर सकता, दोबारा आवेदन नहीं कर सकता। 60 दिन तक आवेदन दोबारा नहीं कर पाएगा। और फिर इससे कहा जाएगा कि जो भी स्कूल वगैरह है जहां इनको ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है वहां से जो भी है अपेक्षित अनुज्ञप्ति वगैरह है, अनुज्ञप्ति मतलब प्रमाण पत्र वगैरह जो है आप प्राप्त करें। तो फिर इसको जाके स्कूल से प्रमाण पत्र प्राप्त करना पड़ेगा और 60 दिन के बाद दोबारा फिर कर पाएगा। तो 7 जिसको कितने मौके दिए जाएंगे, 3। और अगर नहीं दे पाता है तो 7 दिन, ये अवधि थोड़ी ध्यान रखना है कि अगर कोई व्यक्ति पास नहीं कर पाया है तो 7 दिन बाद फिर से मौका दिया जाएगा। और ये मौके उसको कितने बार दिए जाएंगे, 3 बार दिए जाएंगे। और तीनों बार अगर पास नहीं हो पाता है तो 60 दिन के तक वो फिर दोबारा आवेदन नहीं कर पाएगा, फिर उसको ट्रेनिंग स्कूल में जाके प्रमाण पत्र प्राप्त करना पड़ेगा। उसके बाद वो 60 दिन बाद क्या कर सकता है, आवेदन वगैरह कर सकता है। छठवां कहता है इसका चालन सक्षमता परीक्षण उस प्रकार के यान के लिए किया जाएगा जिसको आवेदन में निर्दिष्ट है, परंतु किसी ऐसे व्यक्ति की बाबत जिसने गियर वाली मोटरसाइकिल चलाने का प्रशिक्षण उत्तीर्ण कर लिया ही यह समझा जाएगा कि उसने बिना गियर वाली मोटरसाइकिल चलाने का प्रशिक्षण भी उत्तीर्ण कर लिया। अब ये कह रहा है कि जो प्रमाण पत्र दिए जाएंगे जिस कैटेगरी का आप लाइसेंस चाहते हैं उसी कैटेगरी का आपको प्रशिक्षण वगैरह दिया जाएगा, उसी बारे में आपको प्रमाण पत्र आदि दिया जाएगा जिसके लिए आपने आवेदन जो भी आप सीखना चाहते हैं या जो भी आप अनुज्ञप्ति प्राप्त करना चाहते हैं उसी के बारे में आपको प्रमाण पत्र भी दिया
जाएगा और वही सिखाया जाएगा, उसी के बारे में प्रमाण पत्र दिया जाएगा। मोटरसाइकिल के बारे में ये कह रहा है कि भाई मोटरसाइकिल के लिए अगर आपने प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है किसी गियर वाली मोटरसाइकिल, तो ये माना जाएगा कि उसमें बगैर गियर वाली भी शामिल है। ये तो कॉमन है बात है। तो इसीलिए लिखा है कि मोटरसाइकिल के मामले में अगर आपने मोटरसाइकिल नॉर्मल मोटरसाइकिल चलाने का अगर लाइसेंस प्राप्त किया है, तो ये माना जाएगा कि इसमें आप बगैर गियर वाली मोटरसाइकिल भी चलाने के लिए क्या है, सक्षम है। उसके लिए अलग से कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। अब देखिए आगे क्या कहता है। ये कहता है, सातवां है इसका, सातवां कहता है, जब समुचित अनुज्ञापन प्राधिकारी को उचित रूप से आवेदन कर दिया गया है और आवेदक ने अपनी चालन सक्षमता की बाबत ऐसे प्राधिकारी का समाधान कर दिया है, तब अनुज्ञापन प्राधिकारी आवेदक को चालन अनुज्ञप्ति देगा। जब तक कि आवेदक चालन अनुज्ञप्ति धारण करने या अभिप्राप्त करने के लिए उस समय निरत ना हो। सीधी सी बात है, जब सारी शर्तों का उसने अगर पालन कर लिया है, तो जो भी अनुज्ञापन प्राधिकारी वगैरह होता है वो क्या करेगा, उसे अनुज्ञप्ति देगा, अनुज्ञप्ति प्रदान करेगा। अगर वो किसी नियोक्ता वगैरह से ग्रसित नहीं हो, सारी शर्तों को अगर पूरा करता है, कंडीशनों को पूरा करता है, तो फिर उसे अनुज्ञप्ति वगैरह प्रदान की जाएगी। परंतु लिखा है इसमें, परंतु कहता है, परंतु यह और कि अनुज्ञापन प्राधिकारी आवेदक को यदि उसके पास पहले कोई चालन अनुज्ञप्ति थी, तो नई चालन अनुज्ञप्ति तब तक नहीं देगा जब तक कि उसका यह समाधान नहीं हो जाता कि पहली अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति प्राप्त करने में उसकी असमर्थता का उचित और पर्याप्त कारण था। ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति पहले से ही कोई अनुज्ञप्ति धारण किए हुए है, तो नई अनुज्ञप्ति उसके लिए तब तक इशू नहीं करेगा जो अनुज्ञापन प्राधिकारी है, जब तक उसे ये नहीं लगता कि भैया जी आप इसकी दोबारा निकाल सकते थे, कॉपी निकाल सकते थे। मैं कुल मिला के मान लो आपके पास लाइसेंस है, अब दोबारा क्यों बनवा रहा, खो गया है, मिल नहीं रहा है, पता नहीं है, या रिकॉर्ड में नहीं मिल रहा है, तब आवेदन करता है व्यक्ति। तो ये कह रहा है, उसी प्रकार की बात कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति में पहले से कोई अनुज्ञप्ति है, तो उसको वो तब तक नई अनुज्ञप्ति प्रदान नहीं करेगा जब तक वो ये समाधान नहीं हो जाता कि भैया आपको उसकी फोटोकॉपी वगैरह, उसका प्रमाण, मतलब आप उसका डुप्लीकेट वगैरह नहीं निकलवा पा रहे हैं। अगर नहीं निकलवा पा रहे हैं, सक्षम नहीं है, या कभी कभी क्या होता है रिकॉर्ड मिस हो जाता है, तभी वो क्या करेगा, आपको नई अनुज्ञप्ति जारी करेगा, अन्यथा नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आपके पास ऑलरेडी पुरानी अनुज्ञप्ति है, वो भले ही मान लो खो गई हो, तो आप उसको, स्वाभाविक सी बात है, आरटीओ में आप आवेदन लगा कर डुप्लीकेट निकलवा सकते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, रिकॉर्ड ज्यादा होता नहीं मिलती है ना, तो नहीं मिलती है या आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तो फिर वो नई इश्यू करेगा उसके लिए अनुज्ञप्ति, अन्यथा वो नई जो है लाइसेंस वगैरह उसके लिए इशू नहीं करेगा। कौन के लिए, जो पहले से अनुज्ञप्ति धारक है उसके लिए। आठवां कहता है, हाँ इसमें आठवां कहता है, यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी का आवेदन, हाँ आठवीं है, यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी का आवेदन को सुनवाई का अवसर दे, आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात यह समाधान हो जाता है कि पहला अभ्यासिक अपराधी या शराबी है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी वो शर्तें दी रखी हैं जब वो अनुज्ञप्ति देने से इनकार कर सकता है। तो कौन कौन सी शर्तें हैं, पहला कहता है कि भैया अभ्यासिक अपराधी है, मतलब हैबिचुअल अपराधी है, तो वो मना कर सकता है कि भैया साहब आपको लाइसेंस इशू नहीं किया जाएगा। दूसरा अभ्यासिक शराबी है, मतलब हैबिचुअल शराब पीता है, रोज शराब पीता है, तो इस वक्त इस तरीके का अगर कोई व्यक्ति है तो भी अनुज्ञप्ति देने से मना कर सकता है। तीसरा कहता है, स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अर्थ के अंतर्गत किसी स्वापक या मन प्रभावी पदार्थ का व्यसन, मतलब ड्रग्स वगैरह लेता है, तो इस तरीके का अगर कोई व्यक्ति है तो भी वो क्या कर सकता है, उसे अनुज्ञप्ति देने से मना कर सकता है। अगला है, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको मोटर यान चलाने की अनुज्ञप्ति को पहले किसी समय प्रतिसंहत कर लिया गया था, उसको लगता है कि पहले भी इसकी कभी जो लाइसेंस वगैरह सस्पेंड वगैरह हो चुका था, कोई वजह रही होगी, तो भी अनुज्ञापन प्राधिकारी इस ऐसे व्यक्ति को क्या कर सकता है, कारण लिखबद्ध करेगा, तो ये सारे कारण लिखबद्ध करते हुए वो क्या कर सकता है, उसको अनुज्ञप्ति देने से इनकार कर सकता है। ये कहता है, तो वह लिखबद्ध किए जाने वाले कारणों से ऐसे किसी व्यक्ति को चालन अनुज्ञप्ति देने से इनकार करने वाले आदेश कर सकेगा, और इस उपधारा के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा दिया गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश की प्राप्ति से 30 दिन के भीतर विहित प्राधिकारी को अपील करेगा। अब ये कह रहा है, जिसका भी लाइसेंस देने से मना किया जिस किसी भी व्यक्ति को, तो वो कितने दिन के, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, 30 दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर जो भी पीड़ित है, अब पीड़ित हो गया बेचारा, उसको नहीं उपचार मिला, उसको लाइसेंस नहीं मिला, तो दुखी है, तो जो दुखी व्यक्ति है जिसको लाइसेंस नहीं दिया है, वो 30 दिन के भीतर कहाँ आवेदन कर सकता है, विहित प्राधिकारी को। यहाँ भी रैंक नहीं खोली, तो क्या क्या किसको आवेदन करेगा, विहित प्राधिकारी।
किसको करेगा? विहित प्राधिकारी। जो भी अपील को ग्रहण करने के लिए विहित किया जाए उस प्राधिकारी को ये क्या करेगा? अपील कर सकता है। कितने दिन के भीतर करेगा? 30 दिन के भीतर करेगा। तो ये जो आपका 8वां क्लॉज है, अयोग्यताओं से संबंधित जो 8वां क्लॉज है, ये भी आपको याद रखना है। ये भी क्या करा जा सकता है? ये भी पूछा जा सकता है कि अयोग्यता कहाँ कहाँ दी गई है। ठीक है, अब देखिए 9वां इसका पॉइंट। 9वां पॉइंट कहता है मोटरसाइकिल चलाने के लिए इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व प्रवत कोई चालन अनुज्ञप्ति ऐसे प्रारंभ के पश्चात गियर वाली या बिना गियर वाली किसी मोटरसाइकिल के चलाने के लिए प्रभावी समझी जाएगी। ये तो पहले बात पढ़ चुके हैं कि अगर मोटरसाइकिल चलाने वाली कोई अनुज्ञप्ति कोई व्यक्ति धारण करता था अधिनियम के प्रवृत्त होने से पहले, ठीक पहले, तो जो लाइसेंस पहले धारण करता था मोटरसाइकिल चलाने के लिए वो गियर और नॉन बगैर गियर वाली दोनों गाड़ियों पर लागू होगा और ऐसे ही माना जाएगा कि इस अधिनियम के तहत उसे प्रदान किया गया है। 10वां और देख लीजिए इसका 10वां क्या कहता है। 10वां कहता है इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ई गाड़ी ई रिक्शा को चलाने के लिए चालान अनुज्ञप्ति ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहती हुई जारी की जाएगी जो विहित की जाए। तो ये कह रहा है ई रिक्शा ई गाड़ी के लिए जो भी शर्तें सरकार ने बनाई हो उन शर्तों के अनुसार उसके लिए क्या दी जाएगी? चालान अनुज्ञप्ति वगैरह प्रदान की जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपका 9वां। एक और देखिए 10वां, थोड़ा बड़ा सेक्शन था लेकिन पढ़ना पड़ेगा, लेकिन सिंपल है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। बड़े जरूर है लेकिन सिंपल है, आसान है। एक बार बस पढ़ने की देर है आपके। देखिए सेक्शन क्या है? 10। सेक्शन 10 कहता है चालान अनुज्ञप्ति के प्रारूप और अंतर्वस्तु किस किस प्रारूप का होगा। प्रारूप के बारे में कह रहा है कि प्रारूप और अंतर्वस्तु और उसमें क्या क्या बातें समाविष्ट की जाएगी। इसमें देखिए पहला जो क्लॉज है, पहला कहता है धारा 18 के अधीन दी गई चालान अनुज्ञप्ति की सेवाएं प्रत्येक शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति और चालान अनुज्ञप्ति ऐसे प्रारूप में होगी और उसमें ऐसी जानकारी अंतर्विष्ट होगी जो केंद्र सरकार द्वारा विहित की जाए। तो देखिए केवल सेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा है? ऐसे प्रारूप में होगा, ऐसी शर्तों के अधीन होगा जैसे केंद्र सरकार विहित करे। तो जो भी प्रारूप केंद्र सरकार ने निश्चित कर रखा हो उस प्रारूप में क्या किया जाएगा? वो आवेदन किया जाएगा। तो इसमें कोई खास बात नहीं है, बस इतना है प्रारूप कोई ऐसा नहीं बताएगा कोई क्या प्रारूप, जो भी केंद्र सरकार निश्चित करे, केंद्र सरकार ने जो भी प्रारूप हो, जो भी प्रोफार्मा तय करा हो उसके अनुसार वो आपको क्या करना पड़ेगा? आवेदन होगा, या उसी तरीके से आप क्या करेंगे? आवेदन देंगे। दूसरा कहता है यथा स्थिति शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति या चालान अनुज्ञप्ति में यह भी अभिव्यक्त किया जाएगा कि धारक निम्नलिखित वर्गों में से एक या अधिक वर्ग का मोटरयान चलाने का हकदार है। अर्थात ये कह रहा है कि अगर आप आवेदन करते हैं किसी के लिए, चालान अनुज्ञप्ति हो या परिवहन अनुज्ञप्ति, कोई भी अनुज्ञप्ति हो, उसके लिए अगर आप आवेदन करते हैं, शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति और चालान दो, आप लर्निंग लाइसेंस की या चालान अनुज्ञप्ति के लिए अगर आवेदन करते हैं तो आपको उसमें वर्णन भी करना पड़ेगा कि किस प्रकार का लाइसेंस आप लेना चाहते हैं, या एक से अधिक प्रकार का वाहन का लाइसेंस आप लेना चाहते हैं। जैसे कि लोग बाग बनवाते हैं ना कि केवल 2 व्हीलर का बनवाया, नहीं हमें 2 व्हीलर 4 व्हीलर दोनों का बनाना, तो उसमें आपको ऑप्शन पे टिक करना पड़ता है कि केवल 2 व्हीलर का या 2 व्हीलर 4 व्हीलर दोनों का इकट्ठा भी बनता है। तो इस तरीके से आपको इसमें ऑप्शन टिक करने पड़ेंगे। वही बात ये कह रहा है कि यहाँ भी आपको उसी तरीके से जो ऑप्शन है वो भरने पड़ेंगे, बताने पड़ेंगे। जैसे कि बिना गियर वाली मोटरसाइकिल के लिए ले रहे हैं आप, गियर वाली मोटरसाइकिल के लिए ले रहे हैं, हल्का मोटरयान के लिए ले रहे हैं, परिवहन यान के लिए ले रहे हैं, या फिर रोड रोलर जो चलाते हैं उसके लिए अलग से चाहिए रहता है, रोड रोलर के लिए अलग से, तो उस पर, या किसी अन्य प्रकार का कोई विनिर्दिष्ट मोटरयान है। कुल मिला के जो भी कैटेगरी उसमें दी रहती है, आजकल तो ऑनलाइन भरते हैं, आप देखा होगा, तो पहले आवेदन करना पड़ता है, उसमें टिक करना पड़ता है कि आवेदन कौन कौन से किस किस प्रकार के वाहन के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, तो उस पर आपको टिक करना पड़ता है। तो वही कह रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस पर टिक मार्क करना पड़ेगा कि आप किस प्रकार के वाहन के लिए आवेदन कर रहे हैं। तो वो सारी जितना भी, या तो केवल एक पर्टिकुलर वाहन के लिए कर रहे हो कि केवल मोटरसाइकिल का चाहिए, या आपको लगता है मोटरसाइकिल कार दोनों का इकट्ठा बनवाना है, तो उस दोनों पे आपको टिक करना पड़ेगा। तो इसी के बारे में कह रहा हूँ कि वो आपको आवेदन में लिखना पड़ेगा। पहले तो आवेदन होते थे, अब तो अपने एमपी में तो ऑनलाइन ही होता है, तो ऑनलाइन आपको क्या करना पड़ेगा? वो सारी चीजें वगैरह भरनी पड़ेंगी, या कह लीजिए आवेदन करना पड़ेगा। अब ये कल देखेंगे, ठीक है, चालन 11 से कल देखेंगे। कुछ सेक्शन थोड़े बड़े बड़े लेंदी जरूर है, इसीलिए बाकी बाकी उसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक, बाकी अब 8:30 बजे वाले बैच में देखते हैं इसको, इतना ही।